तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और वो हर चीज़ पे कादिर है। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, लेक्चर नंबर 24 में खुशामदीद। आज खुशखबरी ये है कि आज आपके कोर्स का आखिरी टॉपिक है और मौज़ूए गुफ्तगू होगा डिसइंफेक्शन। दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ योर कोर्स और इंशाल्लाह इसको हम 2 लेक्चर्स में मुकम्मल कर लेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम 6 डिफरेंट टॉपिक्स मुख्तसर अंदाज में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिसइंफेक्शन, उसकी डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या फ़र्क है, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट मेथड्स जो डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, फिज़िकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। इस पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। तीसरे नंबर पे हम क्लोरीनेशन को देखेंगे। पब्लिक वाटर सप्लाईज में क्लोरीन और इसके डिफरेंट कंपाउंड्स को डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? 3 डिफरेंट फॉर्म्स में क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, आइदर गैस और ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। बाद अज़ां चौथे नंबर पे हम ये देखेंगे कि क्लोरीन किस फॉर्म में पानी के अंदर मौजूद होती है। 2 फॉर्म्स हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन और कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। इनमें क्या फ़र्क होता है, ये है हमारा चौथा टॉपिक। 5वां टॉपिक, क्लोरीन की क्लासिफिकेशन की जा सकती है, या आपको अगर मैं ये कहूँ कि क्लोरीनेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है 2 क्राइटेरियाज पे बेस्ड ऑन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि क्लोरीन को किस पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है और उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। इन 2 बेसिस पे हम क्लोरीनेशन प्रोसेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली वो फैक्टर जो क्लोरीनेशन को एज ए डिसइंफेक्शन एजेंट अफेक्ट करते हैं, उसकी डिसइंफेक्शन की तासीर को, एफिकेसी को, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसको ख़त्म करने के बाद 2 या 3 मुख्तसर सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और उस पर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर नंबर 24 की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो जनाब, आज मौजूद गुफ्तगू है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन बेसिकली पानी के अंदर जरासीम जो बीमारी पैदा करते हैं उनको मारने का अमल है। सो वी कैन डिफाइन disinfection as a selective destruction of disease causing microorganism। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस भी कहते हैं। मैंने सिलेक्टिव का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है? सिलेक्टिव का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को मारने का है, इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। इसके अगेंस्ट अगर हम स्टेरिलाइजेशन को देखें, स्टेरिलाइजेशन इज़ बेसिकली द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर डिजीज़ कॉजिंग और नॉट। आमतौर पे आपने देखा होगा, अगर आप डेंटिस्ट के गए हैं तो उसके जो आलात हैं वो उसको स्टेरिलाइज करता है, या अगर आप
हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं तो वहाँ भी आप स्टेरिलाइज़र देखेंगे। उसका मकसद ये होता है कि तमाम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर डिजीज़ कॉजिंग और वेदर दे आर नॉन डिजीज़ कॉजिंग, उन तमाम को ख़त्म कर देना। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। वाटर सप्लाईज में हमारा इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग बीमार ना हों पानी पीने से, लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं डिसइंफेक्शन में, जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। देखना ये है कि डिसइंफेक्शन के कितने डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। डिसइंफेक्शन के 3 डिफरेंट मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या है, हम पानी को गर्म कर सकते हैं, उसको बॉयल कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। बॉयल करने से जरासीम जो है उसमें ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा मेथड फिजिकल सनलाइट को इस्तेमाल करना है। सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज में ये कैपेसिटी है कि वो पैथोजेंस को किल कर सकती हैं। ये 2 डिफरेंट मेथड्स फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं ऑफ डिसइंफेक्शन। दूसरा जो मेथड है डिसइंफेक्शन का वो केमिकल मेथड है। जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, इसमें हम किसी केमिकल की एडिशन करते हैं जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पैथोजेंस को किल कर दे। कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिसमें ये कैपेसिटी है? सबसे पहले तो क्लोरीन है। क्लोरीन के बाद ओजोन। ओजोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है डिसइंफेक्शन के लिए। आयोडीन, ब्रोमीन। ये 4 डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको ऐड करने से पैथोजेंस को किल किया जा सकता है। पब्लिक वाटर सप्लाईज में याद रखिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है, मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली क्लोरीन एंड इट्स डिफरेंट कंपाउंड्स आर यूज्ड। वाई, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओजोन भी इस्तेमाल होती है लेकिन कम। इसकी क्या वजह है, ये इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो मेथड है डिसइंफेक्शन का वो मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड में कोगुलेशन के बाद फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन। ये तमाम प्रोसेस जब किया जाता है तो 98% से लेके 99% बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये 98% या 99% सफिशेंट नहीं है। वाई, ये सफिशेंट क्यों नहीं है, इसका जवाब मैं भी आपको देता हूँ। इसलिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद मिलियंस में होती है। मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि पैथोजेंस की तादाद 10 रेज़ टू द पावर 6 है, 1 मिलियन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी है, उसमें पैथोजेंस की तादाद 1 मिलियन है। जब आप 99% रिमूवल कर देते हैं, अगर आप कैलकुलेट करके देखें कि बाकी कितने बचेंगे, तो बाकी 10,000 फिर भी बच जाएंगे। और ये इतनी तादाद है कि ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसलिए ये रिमूवल 98% या 99% पैथोजेंस के केस में सफिशेंट नहीं है। पैथोजेंस की केस में कितनी रिमूवल होनी चाहिए? पैथोजेन की केस में 6 लॉग रिडक्शन तक रिमूवल होनी चाहिए, और जो भी मेथड ये रिमूवल करता है उसको सेटिस्फैक्ट्री समझा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। 6 लॉग रिडक्शन से क्या मुराद है? 99.9999। अगर मैं इसको काउंट करूं 1 2 3
4, 5, 6, इसलिए इसको 6 लॉग रिडक्शन कहा जाता है। 1 मिलियन अगर पैथोजेंस हैं 1 लीटर में, तो आप जब 99.9999% रिमूवल करेंगे तो जवाब 0 आएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि पैथोजेंस के केस में रिमूवल 6 लॉग रिडक्शन तक होनी चाहिए, फिर हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आ गए हैं क्लोरीनेशन। नाउ व्हेन क्लोरीन or any of its compound is used for the purpose of disinfection, then the process is known as chlorination. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोरीन ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि ओजोन भी था, ब्रोमीन भी था, आयोडीन भी था, तो फिर क्लोरीन ही का इस्तेमाल ज़्यादा पब्लिक वाटर सप्लाईज में क्यों किया जाता है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि ये चीप है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको ओजोन से कंपेयर करें, ओजोन इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन क्लोरीन। और ओजोन के साथ कुछ मामलात और मसाइल और भी हैं। क्लोरीन के कुछ एडिशनल बेनिफिट हैं ओजोन पे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे जो रीज़न है, इट इज़ रिलायबल। रिलायबल का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं अपने किसी कोलीग को, जूनियर कोलीग को एक काम देता हूँ, वो काम अच्छे तरीके से और विद इन द गिवन टाइमलाइन कंप्लीट कर लेता है, और जब भी मैं उसको काम देता हूँ उसका यही रिस्पॉन्स है। मैं कह सकता हूँ कि दिस जूनियर कोलीग इज़ रिलायबल, आई कैन रिलाई ऑन इट। ये काम को अच्छे तरीके से और टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करता है। क्लोरीन जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है पैथोजेंस को किल करने के लिए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन इज़ रिलायबल। तीसरे नंबर पे जो रीज़न है कि क्लोरीन ही क्यों ज़्यादा पब्लिक वाटर सप्लाईज में या म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज में इस्तेमाल होती है, इट प्रेजेंट नो ग्रेट डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, उनके ओडर इतना ज़्यादा होता है, उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, या वो बाज़ औक़ात आपकी हेल्थ के लिए हैज़र्डस होते हैं, इसलिए आप उनको इस्तेमाल नहीं करते। क्लोरीन को जब आप हैंडल कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई मेजर हेल्थ हैज़र्ड नहीं एनकाउंटर होता, इसलिए भी क्लोरीन को प्रेफर किया जाता है फॉर पब्लिक वाटर सप्लाईज। और एक इसका स्पेशल एक फ़ायदा है, इसको मैंने कलर कोड किया है, सम क्वांटिटी रिमेन्स। क्लोरीन की कुछ क्वांटिटी बाकी रह जाती है इन रेजिडुअल फॉर्म। जब भी आप क्लोरीन को यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो डिसइंफेक्शन के बाद उसकी कुछ क्वांटिटी बाकी रह जाती है, और वो पानी जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है तो वो मौजूद होती है। टू फाइट अगेंस्ट एनी कंटेमिनेशन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप नेटवर्क। पाइप नेटवर्क में बाज़ औक़ात लीकेजेस होती हैं, क्रॉस कनेक्शंस होते हैं सीवर लाइंस के साथ, कंटेमिनेटेड वाटर मिल जाता है। जब आप पानी एक नेटवर्क के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें लाहौर की अगर मैं बात करूं, तो लाहौर में तकरीबन 6000 किलोमीटर्स पाइपलाइन बिछी हुई है डिफरेंट स्ट्रीट्स में, ताकि लोग वहां से कनेक्शन लेके पानी पिएं। इतने बड़े नेटवर्क में जब पानी ट्रैवल करता है तो लामुहाला ये चांसेस होते हैं कि किसी जगह लीकेज होगी, किसी जगह पे कोई क्रॉस कनेक्शन होगा, किसी ने इलीगल कनेक्शन लिया होगा, वहाँ उसने सही तरह उसको बंद नहीं किया होगा कनेक्शन लेते हुए, कुछ ना कुछ पानी कंटेमिनेटेड शामिल हो जाता है। इवन अगर आप प्योर पानी भी सप्लाई कर रहे हैं जिसमें कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं है, लेकिन जब वो पानी एक लंबे नेटवर्क से गुजरता है तो चांसेस होता है कि कुछ कंटेमिनेशन उसमें हो जाए। क्लोरीन का फ़ायदा ये है
कि ये रेजिडुअल फॉर्म में मौजूद रहती है। क्लोरीन क्योंकि मौजूद होती है रेजिडुअल फॉर्म में, जब पानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा होता है तो कहीं भी कंटेमिनेशन होती है तो क्लोरीन फ़ौरन एक्ट करती है और पैथोजेंस को किल कर देती है। ये कैपेबिलिटी ओजोन में नहीं होती। ओजोन से जब आप डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसका कोई रेजिडुअल नहीं बचता, और जब पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाता है और वहाँ कोई कंटेमिनेशन होती है तो ओजोन प्रेजेंट नहीं होती। ये फ़ायदा है एडिशनल क्लोरीन का ओजोन के ऊपर। ये जो मैंने आपसे अभी पहले डिस्कस किया था कि मैं आपसे ये ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ओजोन के साथ क्या मसाइल हैं, तो ओजोन के साथ ये मसला है। क्लोरीन को अपने चीप होने की वजह से, अपने रिलायबल होने की वजह से इसकी हैंडलिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इस वजह से, और इसकी कुछ क्वांटिटी रेजिडुअल फॉर्म में रहती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर टिल द वाटर रीचेस द कंज्यूमर। अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्लोरीन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड फॉर द डिसइंफेक्शन इन municipal or public water supply system. Now we move on to different forms of chlorine which may be used for the purpose of disinfection in public water supplies. वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं क्लोरीन की जिसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक वाटर सप्लाईज में। नंबर 1, गैस की फॉर्म में। क्लोरीन गैस Cl2 जब पानी के अंदर ऐड की जाती है तो ये फॉर्म करती है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl। हाइपोक्लोरस एसिड कैन फर्दर disassociate to form H positive ions and OCl minus 1 ion which is the hypochlorite ion। इस रिएक्शन को यहाँ दिखाया गया है HOCl, और ये 2-वे रिएक्शन है H positive ion plus OCl minus 1 ion hypochlorite ion। It is the hypochlorous acid and the hypochlorite ion which carry out disinfection। डिसइंफेक्शन कौन करता है? हाइपोक्लोरस एसिड करता है या हाइपोक्लोराइट आयन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं वाटर में और वो हाइपोक्लोरस एसिड बना लेती है, तो आइदर वो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में है या फिर वो फर्दर डिसएसोसिएट हो गई है H पॉजिटिव और हाइपोक्लोराइट आयन में। ये डिपेंड करता है pH ऑफ वाटर पे। HOCl इज ए मोर डेडली किलर। याद रखिएगा, जरासीम को मारने के एतबार से HOCl हाइपोक्लोरस एसिड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा जरासीम को मारता है एज़ कंपेयर टू हाइपोक्लोराइट आयन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। HOCl इज़ 80 to 100 times more effective in killing the pathogens। ये इसकी एफिकेसी है, ये 80 से लेके 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है जरासीम को मारने के लिए। अब जिस तरह के मैंने अभी सवाल उठाया था कि क्लोरीन को डाल दिया, अब क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में है या वो फर्दर डिसएसोसिएट होके H पॉजिटिव और हाइपोक्लोराइट आयन में तब्दील हो गई है, ये pH ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। और हम देखते हैं कि pH इसको कैसे अफेक्ट करती है। आपके सामने एक टेबल मैं ला रहा हूँ। इस टेबल में 3 कॉलम हैं। सबसे पहले कॉलम में pH दी गई है, दूसरे में परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड है,
और तीसरे कॉलम में परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन है। जब पानी की पीएच 4 हो, आप जितनी भी क्लोरीन डालेंगे गैस की फॉर्म में, वो तमाम की तमाम HOCl हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में रहेगी और फर्दर डिसोसिएट नहीं होगी। ये है इफेक्ट पीएच का ऑन द एडिशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर एंड द फर्दर डिसोसिएशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। आगे चलते हैं। पीएच अगर 5 हो तो 99.7% आप जो क्लोरीन गैस ऐड करेंगे वो HOCl की फॉर्म में रहेगी और सिर्फ 0.3% वो हाइपोक्लोराइट में डिसोसिएट होगी। पीएच जब 6 हो तो 97.4% क्लोरीन जो आप गैस ऐड करेंगे वो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में होगी और रेस्ट दैट इज़ 2.6% हाइपोक्लोराइट की फॉर्म में होगी। लेकिन यहाँ सडन चेंज आता है जैसे ही पीएच 6 से 7 होती है, और गालबन आपके इल्म में होगा कि पानी की जो पीएच है सरफेस वाटर की, वो आमतौर पे क्लोज टू न्यूट्रल रेंज होती है। 6.9 होगी, 7 होगी, 7.1 होगी, 7.2 होगी। देयरफॉर जब पीएच पानी की 7 हो तो 79% आप जो क्लोरीन गैस ऐड करते हैं उसमें वो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में रहती है और 21% डिसएसोसिएट हो जाती है हाइपोक्लोराइट आयन में। लेकिन जैसे ही आप पीएच 8 पे लेकर जाएं पानी की तो एकदम बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आता है। जो क्लोरीन आप ऐड करते हैं गैस की फॉर्म में उसका सिर्फ 27% जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में रहता है और 73% हाइपोक्लोराइट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब 9 हो तो ये परसेंटेज हाइपोक्लोरस एसिड की सिर्फ 4 और हाइपोक्लोराइट 96। मोस्ट ऑफ द क्लोरीन एडेड एग्जिस्ट एज हाइपोक्लोराइट आयन एट द pH ऑफ 9। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि जब भी हम पानी की डिसइंफेक्शन कर रहे हों उसकी pH 8 से कम होनी चाहिए, ताकि मोस्ट ऑफ द क्लोरीन एडिड इज़ इन द हाइपोक्लोरस फॉर्म, एसिड फॉर्म, एंड इट इफेक्टिवली डिसइंफेक्ट द वाटर एंड किल द पैथोजेंस। ये थी फर्स्ट फॉर्म क्लोरीन की गैस की सूरत में। दूसरी फॉर्म जो क्लोरीन की पब्लिक वाटर सप्लाई में इस्तेमाल होती है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CA ब्रैकेट OCl ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं आम जुबान में। इट कंटेन्स अबाउट 50% ऑफ क्लोरीन। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है। तो क्लोरीन की इसमें क्वांटिटी आमतौर पे 50% होती है बाय वेट। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आप 1 किलोग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लेते हैं तो उसमें ½ किलोग्राम क्लोरीन होगी और बाकी 50% कैल्शियम और ऑक्सीजन होगी। When dissolved in water, जब पानी में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, it ionizes as follows। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को या ब्लीचिंग पाउडर को जब आप पानी में डालते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और 2HOCl which is the हाइपोक्लोरस एसिड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा, कैंस के अंदर, ड्रम्स के अंदर और लार्ज कंटेनर्स के अंदर भी मिलेगा। डिफरेंट पैकिंग इसकी होती हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं, छोटी भी और बड़ी भी। इट कैन बी आइदर ड्राई फेड, आप या तो इसको ड्राई डाल दें क्वांटिटी कैलकुलेट करके डोज के मुताबिक। और ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, डोज आपको अगर मालूम है, ये एक्सरसाइज हम डिटेल में करेंगे एक सॉल्व प्रॉब्लम में। थोड़ी देर आप इंतज़ार करें till we reach that point in our lecture
that we discuss how to adjust the dose and the quantity of chlorine, or by making a stock solution. स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? पानी में पाउडर को ऐड करें, उसका सॉल्यूशन बना लें। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उस सॉल्यूशन को, जो कि स्टॉक सॉल्यूशन है, उसको फीड कर दें। स्टॉक सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी डालनी है, अगेन इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। हम एक डिटेल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां ये तमाम चीज़ें अनफोल्ड होके आपके सामने आ जाएंगी। मोस्टली ज़्यादा केसेस में स्टॉक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड क्योंकि इसमें कंट्रोल बेटर होता है एज़ कंपेयर टू पाउडर फॉर्म। देयरफॉर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम पाउडर से स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है और स्टॉक सॉल्यूशन को फिर फीड किया जाता है पानी के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्शन। ऑलवेज कीप इन एयर टाइट कंटेनर्स। हमेशा याद रखें, जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लेते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर्स में आपने रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर उसके जो क्लोरीन कंटेंट्स हैं वो वक्त के साथ साथ कम होते जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि आप उसको ऐड करेंगे और वो डिसइंफेक्शन नहीं करेगी। ये उसका नतीजा होगा। अब हम चलते हैं क्लोरीन की थर्ड फॉर्म जो पब्लिक वाटर सप्लाईज में इस्तेमाल होती है, और वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl। NaOCl में 12 से लेके 15% तक क्लोरीन होती है। ब्लीचिंग पाउडर में कितनी थी? 50%। सोडियम हाइपोक्लोराइट में कितनी है? 12 to 15%। याद रखें, सोडियम हाइपोक्लोराइट हमेशा लिक्विड फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, जबकि ब्लीचिंग पाउडर हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में आपको मुहैया होगा, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइट हमेशा लिक्विड फॉर्म में आपको बाजार से मिलेगी। नोट, प्लीज सी द शेल्फ लाइफ ऑफ 2, that is calcium hypochlorite, and 3, that is sodium hypochlorite, and use before its expiry। बड़े मुहतात रहें आप कि जब आप ख़रीद रहे हों या कोई प्लांट ऑपरेटर ख़रीदता है तो आप उसको हदायत करें एज एनवायरमेंटल इंजीनियर कि वो उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख ले। ऐसा ना हो कि जो कैन वो ख़रीद के लाया है वो 1 हफ़्ते बाद, 15 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है और उसने यूज़ 2 महीने के बाद होना है। ये चीज़ बड़ी अहम है, नोट करने वाली है। मोस्ट वाइडली यूज क्लोरीन कंपाउंड, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मोस्ट वाइडली यूज क्लोरीन कंपाउंड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, क्लोरीन गैस बताई है, ब्लीचिंग पाउडर बताया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बताया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा तीनों में इस्तेमाल होता है वो NaOCl है फॉर द डिसइंफेक्शन और पब्लिक वाटर सप्लाईज। पब्लिक वाटर सप्लाईज की डिसइंफेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल होता है। आपके जहन में कोई वजह आती है? क्या वजह आपके जहन में आ रही है? मैं आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं आपको सबसे पहले उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। स्टॉक सॉल्यूशन बना के फिर आप उसको फीड करते हैं, लेकिन क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले ही लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका कैन आया और साथ ही आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वो वजह है जिसकी बेसिस पे लोग या पब्लिक वाटर सप्लाईज चलाने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्रेफर करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ क्लोरीन गैस की तरफ। क्लोरीन गैस होती है इस्तेमाल, लेकिन क्लोरीन गैस इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ हाईली टॉक्सिक।
खुदा न खास्ता अगर कोई लीकेज हो जाए, वहाँ पे जो बंदे मौजूद हैं दे कैन बी सीरियसली अफेक्टेड। यही वजह है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ इतना ट्रेन नहीं होता, मेंटेनेंस एजेंसीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से इतनी वाकिफ़ नहीं होती, ख़ास तौर पे सरकारी अदारों में इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी पब्लिक वाटर सप्लाई का डिज़ाइन कर रहे हों तो प्लीज़, मेरा मशवरा है और ये मेरा ज़ाती मशवरा है, आप पे बाइंडिंग नहीं है, आप क्लोरीन गैस की डिसइंफेक्शन मत प्रपोज करें। या तो ब्लीचिंग पाउडर को अडॉप्ट कर लें, और सबसे बेहतर तो ये है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरीन गैस को प्लीज़ अवॉइड करें, रीज़न मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे हमने अपना तीसरा टॉपिक आज के लेक्चर का उसको कंक्लूड किया है। पहला टॉपिक क्या था? डिसइंफेक्शन, उसकी डेफिनेशन। दूसरा क्या था? मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। और तीसरा टॉपिक था क्लोरीनेशन। यहाँ तीसरा टॉपिक हमने ख़त्म किया है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं, और प्लस हम ये देखेंगे कि क्लोरीन जब एग्जिस्ट करती है पानी में तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दो फॉर्म्स हैं, और कौन सी फॉर्म ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। तो चलते हैं आगे, मूव करते हैं, और अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ डिसइंफेक्शन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है क्लोरीन पैथोजिन को किस तरह किल करती है, वो क्या मेथड इस्तेमाल करती है। गो के ये साइंटिफिकली 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, बट इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट व्हेन यू ऐड क्लोरीन, क्लोरीन एंटर द पैथोजन through its cell walls, and when it enter the pathogen, it disturb the enzymes and it attack the nucleus, and when the nucleus is destroyed, the pathogen is killed। ये वो मेथडोलॉजी है जो मोस्ट प्रिज्यूमेबली क्लोरीन पैथोजन को किल करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब चौथा टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है पानी में? याद रखिएगा, क्लोरीन हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। एक को हम कहते हैं फ्री अवेलेबल क्लोरीन, और दूसरी फॉर्म को कहते हैं कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। फ्री अवेलेबल क्लोरीन क्या है, ये क्यों बेहतर है, कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन क्या है, आए हम इसको बारी बारी एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले फ्री अवेलेबल क्लोरीन। जब भी क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में, या हाइपोक्लोराइट आयन की फॉर्म में, या मॉलिक्यूलर क्लोरीन की फॉर्म में पानी में मौजूद हो, तो इसको फ्री अवेलेबल क्लोरीन कहा जाता है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है किस चीज़ में? पैथोजेंस को किल करने में। दूसरी फॉर्म जिसमें क्लोरीन एग्जिस्ट करती है पानी में, वो कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन उसको कहा जाता है। बाज़ औक़ात पानी के अंदर अमोनिया या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। क्लोरीन इन वाटर इन केमिकल कम्बिनेशन with ammonia or other nitrogenous compounds, it is known as combined available chlorine। जब क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है या नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है और उनके साथ मिल के एक कंपाउंड बना लेती है, मौजूद तो होती है लेकिन वो फिर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। किल करती है पैथोजेंस को, लेकिन इतनी इफ़ेक्टिवली किल नहीं कर पाती जिस तरह के वो फ्री फॉर्म में
यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में, हाइपोक्लोराइट आयन की फॉर्म में या मॉलिक्यूलर क्लोरीन की फॉर्म में किल करती है। इसको कहा जाता है कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ क्लोरीन डिमांड की तरफ। व्हाट इज़ क्लोरीन डिमांड? क्लोरीन डिमांड क्या चीज़ है? क्लोरीन डिमांड, इट इज़ इक्वल टू क्लोरीन अप्लाइड माइनस क्लोरीन रेजिडुअल। पानी आपके पास मौजूद, आपने उसमें कुछ क्लोरीन डाली, क्लोरीन कंज्यूम हुई किस में? पैथोजेंस को किल करने में। और कुछ अरसे बाद 30 मिनट्स या 1 आवर के बाद आपने एक सैंपल लिया और चेक किया कि इसमें कितनी क्लोरीन मौजूद है। जो क्लोरीन मौजूद होगी उसको रेजिडुअल क्लोरीन कहा जाता है। रेजिडुअल मीन जो रह गई है बाकी और कंज्यूम नहीं हो पाई। क्यों कंज्यूम नहीं हुई? इसलिए कि तमाम पैथोजेंस किल हो गए थे और वो फिर यूटिलाइज नहीं हुई, वो बाकी रह गई, उसको रेजिडुअल क्लोरीन कहा जाता है। तो क्लोरीन की जो डिमांड है कि कितनी क्लोरीन चाहिए पानी में जरासीम को मारने के लिए, वो बराबर है क्लोरीन जितनी आपने अप्लाई की है माइनस क्लोरीन जितनी बच गई है आफ्टर सम डेजिग्नेटेड पीरियड। और मोस्टली 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसको कॉन्टैक्ट टाइम कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन पूरी तरह एक्ट करती है और तमाम जरासीम को किल कर देती है। यहाँ पे हमारा जो आज का चौथा ब्रीफ टॉपिक था वो कंक्लूड हो गया। अब हम पांचवा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरीनेशन, इसकी तरफ चलते हैं। क्लोरीन की क्लासिफिकेशन 2 पैरामीटर्स की बेस पे की जा सकती है। नंबर 1, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, आपने किस पॉइंट पे क्लोरीन को अप्लाई किया है, और सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। इन 2 बेसिस पे हम क्लोरीनेशन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वो क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है प्लेन क्लोरीनेशन। अब ये जो लफ्ज़ है प्लेन, ये आपको कुछ मैसेज दे रहा है। प्लेन का क्या मतलब है? सादा। जब भी पानी की कोई भी ट्रीटमेंट ना की जाए और सिर्फ क्लोरीन उसमें ऐड की जाए, डिसइंफेक्शन की जाए, उसको प्लेन क्लोरीनेशन कहा जाता है। ये कब होती है? आमतौर पे ट्यूबवेल जिनका पानी साफ़ हो, बैक्टीरियोलॉजिकली कंटेमिनेटेड ना हो, उनको प्लेन क्लोरीनेशन की जाती है। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर ट्यूबवेल का पानी साफ़ है, बैक्टीरियोलॉजिकली भी कंटेमिनेटेड नहीं है, तो फिर क्लोरीनेशन की क्या ज़रूरत पेश आ गई। मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। When the only treatment given to water is chlorination, it is known as plain chlorination. एप्लीकेशन कहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है? गुड क्वालिटी वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों किया जाता है? पानी अगर साफ़ है फिर भी हम डिसइंफेक्शन क्यों कर रहे हैं? गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। टू फाइट अगेंस्ट एनी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन दैट मे अकर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप नेटवर्क। हज़ारों फुट जो पाइप बिछा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसने लोगों के घरों तक पानी लेकर जाना है, उस ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई लीकिंग पाइप है कॉज्ड ड्यू टू लीकिंग पाइप्स और क्रॉस कनेक्शन विद सीवर लाइंस, बाज़ औक़ात सीवर लाइंस बड़ी करीब होती हैं और उनकी वजह से स्पिल ओवर होता है और वो पानी सीप करता है, और सीप करके अगर वहाँ वो पाइप क्रैक्ड है या लीक है तो वो पाइप के अंदर चला जाता है, और जब सप्लाई का पानी आता है तो वो भी साथ कंटेमिनेटेड वाटर वो चला जाता है। उस मौके पे अगर साफ़ पानी भी ट्यूबवेल से आ रहा है और वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन
और डिस्ट्रीब्यूशन वो कंटेमिनेट हो गया है और क्लोरीन मौजूद है रेजिडुअल, तो फिर वो उसको फाइट करेगी अगर कोई पैथोजन होगा और उसको ख़त्म करेगी टिल द वाटर रीचेज द एंड कंज्यूमर। Chlorination device is attached to the discharge pipe of ट्यूबवेल। ऐसी सूरत में जो क्लोरीनेशन डिवाइस है उसको जो डिस्चार्ज पाइप है ट्यूबवेल का उसके साथ अटैच किया जाता है। ये किस तरह होता है ये मैं आपको एक फिगर के ज़रिए बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। डोज, कितनी डोज होती है प्लेन क्लोरीनेशन में? ये जो डोजेस दी गई हैं ये इंडिकेटिव है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को इस्तेमाल कर लें। यू कैन टेस्ट सर्टन डोजेस एंड यू कैन रीच द मोस्ट ऑप्टिमम एंड सूटेबल डोज फॉर ए स्पेसिफिक वाटर। आपको ये एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। यहाँ जो डोजेस मैं दे रहा हूँ ये इंडिकेटिव हैं, इनको एज सच आप इस्तेमाल ना कर लें। डोज प्लेन क्लोरीनेशन के लिए आमतौर पे 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर लीटर तक टू ऑब्टेन ए रेजिडुअल ऑफ 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एट कंज्यूमर एंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब पानी कंज्यूमर एंड तक पहुँचे तो उसमें कितनी क्लोरीन होनी चाहिए? 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये क्यों? ये इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर कंज्यूमर तक पहुंचने में कुछ रेजिडुअल बाकी है जो कि 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है, इट मीन्स कि शुरू में अगर हमने 0.5 मिलीग्राम की डोज दी थी तो रास्ते में कोई कंटेमिनेशन में भी आई हो जिससे इसने फाइट किया हो और ये थोड़ी कंज्यूम हुई हो, और इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे पहुँची है तो तमाम कंटेमिनेशन को फाइट करके यहाँ पे पहुँच के रेजिडुअल मौजूद है। हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि पानी में कोई पैथोजन मौजूद नहीं है। ये है इसका मकसद। आमतौर पे ये एज ए क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है कि कंज्यूमर एंड पे अगर पानी को सैंपल करें और 0.1 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ये पानी सेफ़ है, और ये एक स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया है जो आमतौर पे म्यूनसिपैलिटीज़ में या बाहर के मुल्कों में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि कंज्यूमर एंड पे 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ज़रूर होनी चाहिए। और वो क्या बता रहा होता है कि अगर कोई कंटेमिनेशन थी तो इसने फाइट किया है, और तमाम कंटेमिनेशन को ख़त्म करते हुए जब ये यहाँ पहुँची और फिर भी क्लोरीन मौजूद है तो पानी सेफ है। सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ। क्लोरीन की दूसरी क्लासिफिकेशन प्री क्लोरीनेशन। ये लफ्ज़ प्री का क्या है मतलब है? ये लफ्ज़ प्री जो है ये काफ़ी कुछ बता रहा है। प्री का मतलब पहले, किसी भी ट्रीटमेंट से पहले अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाता है? प्री क्लोरीनेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन टू रॉ वाटर बिफोर एनी अदर ट्रीटमेंट इज गिवन, इट इज़ नोन एज प्री क्लोरीनेशन, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री क्लोरीनेशन usually is to reduce taste and odor present in raw water. Taste and odor is sometimes present in raw surface water due to the organic contents which are added to that raw surface water, and when chlorine is added it reduces those organic contents and remove taste and odor. जैसा कि आपको मालूम है कि एस्थेटिकली अगर कोई टेस्ट पानी में हो, आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो उससे, बेशक ओडर हो और वो ऐसा हो ओडर जिससे आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो, फिर भी आप एस्थेटिकली उसको पीना पसंद नहीं करेंगे। इसकी डोज कितनी हो प्री क्लोरीनेशन की? इसकी डोज कितनी होनी चाहिए
प्री क्लोरीनेशन की डोज डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ रॉ वाटर। इसमें कोई डोज मेंशन नहीं की गई। रॉ वाटर की कंडीशन और आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, डोज निकाल सकते हैं और फिर उस डोज को दे सकते हैं। डोज शुड बी सच, ये एक आपको हिंट दिया जा रहा है या एक गाइडलाइन आप कह लें दी जा रही है। डोज शुड बी सच दैट इट gives a residual of 0.1 milligram per liter when water reaches filtration unit. स्क्रीनिंग की, कोएगुलेशन की, फ्लोकुलेशन की, सेडिमेंटेशन की, शुरू में आपने स्क्रीनिंग से भी पहले क्लोरीन ऐड कर दी, ये सारे प्रोसेस होके जब फिल्टर पे पानी पहुंचे तो डोज ऐसी होनी चाहिए कि उस वक्त 0.1 मिलीग्राम पर लीटर रेजिडुअल मौजूद होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डोज देंगे, 0.1 से ज़्यादा होगा, वो डिज़ायरेबल नहीं है। अगर डोज कम होगी, 0.1 से बहुत नीचे चला जाएगा या कोई भी क्लोरीन बाकी नहीं बची रेजिडुअल जब वो फिल्टर पे पहुंचा है, फिर भी सिचुएशन ठीक तसल्ली बख्श नहीं है। लिहाजा ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। आगे चलते हैं। तीसरी किस्म क्लोरीनेशन की पोस्ट क्लोरीनेशन। अब अगेन ये लफ्ज़ कुछ इंडिकेट कर रहा है। पोस्ट मीन बाद में, जब आप तमाम ट्रीटमेंट दे चुके हो, स्क्रीनिंग, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, आखिर में आप जब क्लोरीन ऐड करते हैं तमाम ट्रीटमेंट स्टेप्स के बाद, उसको क्या कहा जाता है? पोस्ट क्लोरीनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर आफ्टर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स आर गिवन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव, टू किल पैथोजेंस इफ एनी इन ट्रीटेड वाटर। अगर कोई पैथोजन ट्रीटेड वाटर में रह गए हैं, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो फिल्टर है वो कितनी रिमूवल करता है? 98% से लेके 99% तक। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि ये सफिशेंट नहीं होती। अगर कोई पैथोजन मौजूद है आफ्टर फिल्ट्रेशन तो फिर उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और वो किस तरह होगा? वो डिसइंफेक्शन या क्लोरीनेशन से होगा। पहला पर्पस तो इसका ये है। दूसरा पर्पस, टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप नेटवर्क। इसको हम पहले थोड़ी देर पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3, टू प्रिवेंट ऑर्गेनिक ग्रोथ इन पाइप। क्लोरीन जब ऐड की जाती है तो पाइप्स के अंदर, क्योंकि वो हमेशा वेट रहते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाती है, पाइप का डायमीटर रिड्यूस हो जाता है, हेड लॉसेस बढ़ जाते हैं और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो वैसे भी डिज़ायरेबल नहीं होती। क्लोरीन के ऐड करने से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पाती। एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। डोज कितनी होनी चाहिए पोस्ट क्लोरीनेशन की? 0.25 to 0.5 milligram per liter to obtain a residual of 0.2 milligram per liter as treated water leaves the plant। अब ये क्या चीज़ है? जैसा कि आपके इल्म में है कि डिसइंफेक्शन क्लियर वाटर वेल में की जाती है। डिसइंफेक्शन की गई, आइदर सॉल्यूशन डाला गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का या लिक्विड फॉर्म में सोडियम हाइपोक्लोराइड डाली गई, 30 मिनट्स कांटेक्ट पीरियड दिया गया और जब पानी ने लीव किया प्लांट को फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर, उस वक़्त उसके अंदर 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेजिडुअल क्लोरीन होनी चाहिए। लिहाजा डोज आप इस तरह फिक्स करें जैसा कि यहाँ हदायत की गई है। चौथी क्लासिफिकेशन जो है वो है सुपर क्लोरीनेशन। सुपर का मतलब जैसा कि लफ्ज़ बता रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन को ऐड कर देना, इसको सुपर क्लोरीनेशन कहा जाता है। ऐड वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन। और इसका ऑब्जेक्टिव
क्या होता है आमतौर पे? टू रिमूव टेस्ट एंड ओडर. ऑर्गेनिक मैटर causing taste and odor is oxidized by chlorine and hence removed. जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि taste and odor is due to the presence of organic matter in surface waters. क्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ख़त्म कर देती है, और जब वो ख़त्म होते हैं तो टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और ओडर भी ख़त्म हो जाता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है. ये है नंबर 5, डी क्लोरीनेशन. जब आप सुपर क्लोरीनेट कर देंगे तो कुछ ना कुछ क्लोरीन की क्वांटिटी बाकी रह जाएगी और उसको रिमूव करना जो है वो ज़रूरी है. इस प्रोसेस को कहा जाता है डी क्लोरीनेशन. आफ्टर सुपर क्लोरीनेशन it is necessary to level off chlorine in water and is termed as dechlorination. सुपर क्लोरीनेशन के बाद काफ़ी कुछ अमाउंट जो बच जाती है उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है. ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए वो बेहतर होता है, इसलिए डीक्लोरीनेशन का स्टेप किया जाता है अगर आप सुपर क्लोरीनेट करते हैं. डिफरेंट तरीके डीक्लोरीनेशन के. एरिएशन, पानी को अगर आप शावर की सूरत में ऊपर भेजें और वो वापस जब नीचे गिरता है तो इसको एरिएशन कहा जाता है. इससे भी क्लोरीन रिमूव हो जाती है. या आप केमिकल कंपाउंड डाल के भी उसको रिमूव कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 और एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फेट NaHSO3. इन दो केमिकल्स की एडिशन से भी आप जो क्लोरीन बाकी मांदा होती है उसको रिमूव कर सकते हैं आफ्टर सुपर क्लोरीनेशन. यहाँ पे हमारा 5th टॉपिक आज के लेक्चर का कंक्लूड होता है. मैं आपको लेकर जाने लगा हूँ आखिरी टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन. अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लोरीन की डिसइंफेक्शन की पावर को अफेक्ट कर सकते हैं. इसका जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन प्रोसेस हम ये इंश्योर करें कि कोई ऐसी चीज़ दरअंदाजी ना कर ले कि हम क्लोरीन भी यूज़ करें और अपना जो इंटेंडेड पर्पस है टू किल पैथोजेंस वो भी हमें अचीव ना हो. इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें नॉलेज हो कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो क्लोरीन की डिसइंफेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, 7 डिफरेंट फैक्टर हैं जो क्लोरीन की डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकते हैं. आए हम बारी बारी उनको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में देखते हैं. सबसे पहले तो है टाइम ऑफ कांटेक्ट. किल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कांटेक्ट. जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा पैथोजेंस उतने ही ज़्यादा किल होंगे. टाइम जितना कम होगा उतने ही कम पैथोजेंस किल होंगे. रिकमेंडेड टाइम क्या है? इट इज़ रिकमेंडेड दैट एट लीस्ट 30 मिनट्स कॉन्टैक्ट टाइम शुड बी प्रोवाइडेड. 30 मिनट्स वो टाइम है जिसमें क्लोरीन अपना तमाम काम डिसइंफेक्शन का मुकम्मल कर लेती है और सेटिस्फैक्ट्री डिसइंफेक्शन हम अचीव कर सकते हैं. इसीलिए जो क्लियर वाटर वेल है उसका डिटेंशन टाइम हमने 30 मिनट्स रखा था. अगर आपको याद हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हमने डिज़ाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर में की थी उसमें ये पोर्शन भी हमने डिटरमिन किया था कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए क्लियर वाटर वेल का कि 30 मिनट्स पानी उसमें डिटेन रहे और जब हम क्लोरीन ऐड करें तो कांटेक्ट टाइम 30 मिनट्स का मिल जाए. दूसरे नंबर पे जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो टाइप है, रेसिडुअल की टाइप.
free available chlorine is 20 times more effective than combined available chlorine. अगर तो क्लोरीन रेजिडुअल मौजूद है फ्री अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में, HOCl की फॉर्म में, हाइपोक्लोराइट आयन की फॉर्म में या मॉलिक्यूलर क्लोरीन की फॉर्म में, तो फिर तो वो बहुत इफेक्टिव होगा, 20 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन, जो कि इन कम्बिनेशन होगी किसी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड की। तीसरे नंबर पे टर्बिडिटी है। देखा गया है कि अगर टर्बिडिटी हाई हो तो क्लोरीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि पानी की क्लोरीनेशन के वक्त उसकी टर्बिडिटी 1 NTU से कम होनी चाहिए। नंबर 4, एट लो pH क्लोरीन इज़ मोर इफेक्टिव। आप उस टेबल को याद करें जो हमने देखा था, सी दी रेलेवेंट टेबल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। आमतौर पे सरफेस वाटर की जो pH है इट इज़ क्लोज टू न्यूट्रल, रेंज 7 से थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम, और उसमें मोस्टली जो क्लोरीन ऐड की जाती है ऑलमोस्ट 70% वो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में रहती है, विच इज़ 80 to 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन द हाइपोक्लोराइट आयन। नंबर 5 इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसा कि आप सबके इल्म में है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस को और बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन या बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो होते हैं और हाई टेम्परेचर पे तेज़ होते हैं। ये डिसइंफेक्शन का प्रोसेस भी ये टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। क्लोरीन इज़ मोर इफेक्टिव एट हायर टेम्परेचर। इसकी अब मैं एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। एट 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोरीन इज़ हाफ इफेक्टिव एज कंपेयर्ड टू दैट एट 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी का टेम्परेचर ये होगा तो क्लोरीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी और उसकी एफिकेसी हाफ रह जाएगी अगर पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। छठे फैक्टर पे चलते हैं। छठा फैक्टर है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की कितनी अमाउंट मौजूद है, क्योंकि पहले जब क्लोरीन आप इनिशियली ऐड करेंगे तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी, और उसके बाद फिर जब आप मज़ीद ऐड करेंगे और वो तमाम का तमाम ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, फिर वो क्लोरीन अपना असल फंक्शन यानी किलिंग ऑफ पैथोजेंस कर रही होगी। इसको मैं रीड आउट करता हूँ। इफ़ एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट इन वाटर, क्लोरीन इंजेक्टेड इनिशियली इज़ used to oxidize it. Thus more chlorine is used. कब इस्तेमाल होगी? अगर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी सरफेस वाटर में ज़्यादा है तो क्लोरीन की डोज आपको हाई रखनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो डोज दें वो तमाम की तमाम क्लोरीन ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करने में इस्तेमाल हो जाए और उसके बाद कुछ इतनी ना बच पाए कि वो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस भी कर सके। आखिरी जो नुक्ता है या जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्लोरीन की डिसइंफेक्शन को, वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर वायरसेस एंड स्पोर्स क्लोरीन इज़ इनएफेक्टिव। देखा ये गया है कि क्लोरीन वायरसेस के लिए और स्पोर्स के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होती। अलबत्ता अगर प्रोटोजोआज हैं, रोटिफर्स हैं, वॉर्म्स हैं, तो इनके लिए कुछ इफ़ेक्टिव होती है। अलबत्ता बैक्टीरिया के लिए देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कोई भी ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के ज़रिए हो और पैथोजिन अगर बैक्टीरिया हो
तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली उसको किल कर देती है। यहाँ पे हमने मुकम्मल किया अपना छठा पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। अब मैं आपको लेके चलने लगा हूँ शॉर्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आज 2 प्रॉब्लम्स करेंगे, दोनों शॉर्ट प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे और जो दीगर मौज़ूआत डिसइंफेक्शन के तहत आते हैं वो कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ मैं। द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर under given conditions is 7 milligrams per liter as Cl2. After a contact period of 30 minutes. ये क्या चीज़ है? डिमांड। इसको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। ये डोज नहीं है, ये डिमांड है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड to treat 30,000 cubic meter per day of water so that the free residual chlorine is 0.2 milligrams per liter। ये भी बता दिया आपको कि जब तमाम पैथोजेंस क्लोरीन मार दे तो उसके बाद जो डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट टाइम है 30 मिनट्स का, वी नीड 0.2 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ क्लोरीन एज रेजिडुअल क्लोरीन, बाकी मांदा क्लोरीन। ये भी आपको बता दिया गया है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज़ 50%। ये एक मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दी गई कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें क्लोरीन 50% है। ये अहम इंफॉर्मेशन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्लोरीन डोज, इट इज़ इक्वल टू डिमांड प्लस रेजिडुअल। ये रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। डिमांड क्या दी गई है? 7 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये हमने 7 लिख दिया। रेजिडुअल क्या बताया गया है? होना चाहिए आफ्टर 30 मिनट्स कॉन्टैक्ट पीरियड 0.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, ये भी यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया तो ये डोज ऑफ क्लोरीन आ गई 7.2 मिलीग्राम्स पर लीटर। अब हमें कितनी क्लोरीन चाहिए? जो पानी हमने डेली बेसिस पे ट्रीट करना है उसका डिस्चार्ज है 30,000 क्यूबिक मीटर पर डे। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड पर डे, डिस्चार्ज multiplied by dose 7.2 milligrams per liter और ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया। जवाब है 216 किलोग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का हमें पता चला है। और यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कितने % क्लोरीन है? 50%। अब हम निकालने जा रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कितना डेली बेसिस पे हमें चाहिए होगा। चलते हैं। 50 kilograms of chlorine is available in 100 kilograms of bleaching powder. 1 kilogram of chlorine is available equal to 100 over 50. ये unitary method है. 216 kilograms of chlorine multiplied by 216. Answer is 432 kilograms of bleaching powder will be required on daily basis on this water treatment plant. So this was a short problem जिसमें आपको ये बताया गया कि ये डिमांड है,
ये रेजिडुअल चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल हो रहा है, डेली बेसिस पे कितना ब्लीचिंग पाउडर उस प्लांट पे इस्तेमाल होगा। जवाब है 432 kilograms of bleaching powder will be required on daily basis on the treatment plant। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 भी एक मुख्तसर प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। A chlorinator is set to feed 140 kilograms per day of chlorine. If the average daily flow is 18,000 cubic meter per day, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो रेट बताया जा रहा है, एंड द क्लोरीन रेजिडुअल इज 0.2 milligrams per liter। What is the milligrams per liter of chlorine demand? ये डाटा आपको दे दिया गया है, ये आपको बता दिया गया है 140 किलोग्राम्स ऑफ क्लोरीन एक दिन में इस्तेमाल हो रही है, फ्लो रेट बता दिया गया है, रेजिडुअल इतना होना चाहिए। पूछा गया है कि डिमांड क्या है, ये जो पानी ट्रीट हो रहा है या डिसइंफेक्ट हो रहा है, इसकी क्लोरीन डिमांड क्या है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्लोरीन डोज, ये हमें जो फिगर दी गई है ये डोज की है कि इतना अंदर डाला जा रहा है। क्लोरीन डोज इन मिलीग्राम्स पर लीटर 140 मल्टीप्लाइड बाय 1000, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज किया और फ्लो रेट से डिवाइड किया। 140 ग्राम्स पर डे, नीचे क्या है 18,000 क्यूबिक मीटर पर डे, डे से कैंसिल हो गया और 7.78 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, और हम इस ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर को मिलीग्राम्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। हमारे पास डोज आ गई। नाउ डोज इट इज इक्वल टू डिमांड प्लस रेजिडुअल। रिलेशनशिप ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी प्लग इन द वैल्यूज, we have determined the dose, demand is unknown, residual is given, therefore we can determine the chlorine demand of this water, which comes out to be 7.58 milligrams per liter। इस तरह इसको हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं कंक्लूड करता हूँ लेक्चर नंबर 24 को, और हम क्विकली देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी। 6 शॉर्ट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई। नंबर 1, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में फ़र्क। नंबर 2, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। इसके बाद नंबर 3 पे क्लोरीनेशन और डिफरेंट क्लोरीन के कंपाउंड्स जो पब्लिक वाटर सप्लाई में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में गुफ्तगू हुई। नंबर 4, टाइप ऑफ रेजिडुअल्स, फ्री अवेलेबल क्लोरीन और कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन, इस पे गुफ्तगू हुई। नंबर 5, डिसइंफेक्शन जो क्लोरीन से की जाती है जिसको क्लोरीनेशन कहा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द ऑब्जेक्टिव वी विश टू अचीव, इस पे डिस्कशन हुई। और फाइनली 6 नंबर पे वो फैक्टर्स जो क्लोरीन की डिसइंफेक्शन को अफेक्ट करते हैं, 7 डिफरेंट फैक्टर्स, उन पे ब्रीफ डिस्कशन हुई। और एंड पे 2 शॉर्ट प्रॉब्लम्स। ये था लेक्चर नंबर 24। आपसे इजाज़त लेता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी
आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया इन दोनों की फलाह आपको नसीब हो, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और मखलूक खुदा की जिस कदर खिदमत हो सकती है अल्लाह ताला वो आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।